हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने मैराथन क्लास में जो सीडीपी की है उसमें हम लोगों ने संज्ञान व संवेग, कोऑर्डिनेशन एंड इमोशन तक पढ़ लिया था और ये हमने लोगों ने क्वेश्चन किया था। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग एनसीएफ, एनईपी और जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा बहुबुद्धि का सिद्धांत। इससे हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक प्रकार की बुद्धि पूछ ली जाती है। तो एक व्यक्ति थे हार्वर्ड गार्डनर, जिन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। इनका कहना था कि बुद्धि एक कारक नहीं बल्कि बुद्धि जो है बहुकारक होती है। मल्टीपल इंटेलिजेंस इज आल्सो नोन एज मल्टीपल डायमेंशनल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर ने जो आईक्यू टेस्ट है उसको नकारा है। हार्वर्ड गार्डनर की एक फेमस बुक है, जे टेट, सी टेट, यूपी टेट में पूछ ली जाती है, सुपर टेट में, द एबिलिटी ऑफ मैन, कि व्यक्ति की क्षमताएं क्या होती है। उसमें ही इन्होंने ये अपना सिद्धांत दिया था। 1983 में इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस का अपना सिद्धांत दिया। अब देखते हैं कि कौन कौन सी इन्होंने बुद्धि दी है। देखिए, एनसीईआरटी के अनुसार की जो है 8 बुद्धि ही मान्य है। वैसे तो इसमें इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि दी है, लेकिन एनसीईआरटी में 8 प्रकार की बुद्धि दी है। तब अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा कितने प्रकार की बुद्धि है, तब आपको 8 प्रकार की बुद्धि लगाना है। इनके अनुसार मेन चीज़ क्या है कि बुद्धि कई प्रकार की होती है, यह कोई क्षमता नहीं है। अर्थात अधिगम भी कई प्रकार से हो सकता है, क्योंकि जब बुद्धि अनेक प्रकार की है तो अधिगम भी अनेक प्रकार का होगा। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सी प्रकार की बुद्धि की इन्होंने बात की है, मैचिंग करने को आती है। सबसे पहले इन्होंने बताई भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। क्या होती है? स्किल्स इन्वॉल्व प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज, पीपल हाई इन दिस इंटेलिजेंस बर्ड स्मार्ट। लोग जो है लिखने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं जिन लोगों में ये भाषाई बुद्धि होती है। रीडिंग है, हीरिंग है, स्पीकिंग, राइटिंग है, डिबेट है, वाद विवाद करने में भी वो लोग बहुत आगे होते हैं। तो भाषाई बुद्धि कितने होती है? कवि हैं, नेता हैं, टीचर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर थे, स्वामी विवेकानंद हैं। तो इन लोगों में कौन सी बुद्धि है? इन लोगों में भाषाई बुद्धि पाई जाती है। पहला पार्ट पहली हो गई हमारी। सेकेंड बुद्धि हमारी है लॉजिकल। जिन लोगों का माइंड जो होता है बहुत साइंटिफिकली काम करता है, उनमें लॉजिकल मैथमेटिकल बुद्धि पाई जाती है। इन लोगों की थिंकिंग और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक होती, बहुत तेज होती है। ये लोग लॉजिकली और क्रिटिकली समालोचनात्मक रूप से सोच सकते हैं। जैसे कि ये फोटो सीवी रमन का लगा हुआ है, जिनको कि फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टीन थे, पीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन। इन लोगों में लॉजिकल मैथमेटिकल बुद्धि पाई जाती है। अर्थात गणितज्ञ जो होते हैं उनमें भी यही प्रकार की बुद्धि होती है। तीसरी हमारी प्रकार की बुद्धि है, कुछ लोग जो होते हैं उनमें स्थान की बहुत समझ होती है। नॉलेज ऑफ डायरेक्शंस, स्किल्स इन फॉर्मिंग विजुअल्स, जो इमेज और पैटर्न्स को बनाते हैं, किस किस में होती है? एग्जाम्पल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स ही आते हैं। जैसे सेलर है, मूर्तिकार है, पेंटर है, वास्तुकार हैं, आंतरिक सज्जाकार है, इंटीरियर डेकोरेटर्स होते हैं जो आपने देखे होते हैं मकान वगैरह में, और कार्टोग्राफर्स जो मानचित्र बनाते हैं, पायलट हैं, सर्जन हैं, और बॉडी काइनेस्टिक में भी यही लोग आ जाते हैं। तो देखिए, ये एक कलाकार है, एक मूर्ति को बना रहा है। अगर इसमें स्थान की समझ है कि कितने जगह में हमको पैर बनाना है, नाक बनानी है, हाथ बनानी है, ये सभी में नहीं होती, तो इसको हम कहते हैं स्थानिक बुद्धि, स्पेशियल इंटेलिजेंस। भारत में EMF हुसैन थे। चौथी है हमारी म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिसमें संगीत संबंधी बुद्धि होती है। जो लोग ध्वनि है, सिंगर हैं, गीतकार हैं, इनमें होती है गीत संबंधित बुद्धि। ये अपनी आवाज़ को बहुत अच्छे प्रकार से निकाल सकते हैं। इट इज़ द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, नई चीज़ को क्रिएट करते हैं, गाना को लिख सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन होते हैं? गीतकार, जैसे लता मंगेशकर, सोनू निगम, AR रहमान
और ये है मोहम्मद रफ़ी। क्वेश्चन नंबर 5, बॉडी काइनेस्टिक, जिसमें खेल संबंधी जो है क्षमता होती है, उनमें होती है बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, यूजिंग, जो अपने पूरे शरीर या पोर्शन को बॉडी का प्रयोग करके बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और क्रिएटिव होते हैं। किस किस में होती है? एग्जाम्पल्स ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे एथलीट है, डांसर हैं, एक्टर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, जिम्नास्ट्स हैं, सर्जन है, आर लाइकली टू हैव सच काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, और पायलट्स वगैरह हैं, उनमें इस प्रकार की इंटेलिजेंस पाई जाती है। ये सचिन तेंदुलकर हैं, विराट कोहली हैं। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो सर्जन हैं और जो पायलट हैं उनमें इसलिए ज़्यादा महत्व से स्पेशियल को दें। अगर दोनों प्रकार की बुद्धि लगाने को आ जाए तब सर्जन में किस प्रकार की बुद्धि को आपको ज़्यादा देना है? स्पेशियल वाले में। अब इंटरपर्सनल, वे व्यक्ति जो दूसरों को ज़्यादा अधिक मात्रा में मासेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दूसरों के बिहेवियर को, दूसरों के भावना व व्यवहार को समझने की क्षमता, उसको कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल। इसके एग्जाम्पल्स कौन होते हैं? साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर हैं, कैरियर काउंसलर्स वगैरह, नेता हैं, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और हमारे धार्मिक जो लीडर होते हैं वो हैं पजेज हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जैसे M.K. गांधी, मदर टेरेसा, सेल्समैन, EMR, जो दूसरों को बहुत ज़्यादा प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं, उनमें होती है इंटरपर्सनल स्किल। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला। अगले हैं हमारे इंट्रापर्सनल, वे व्यक्ति जो अपने आप से स्वयं में बहुत ज़्यादा कैसे होते, अपने आप से सोच विचार करते हैं, ज़्यादा लोगों से मतलब नहीं रखते हैं, अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा ऊपर रखते हैं। अवेयरनेस ऑफ ओन्स ओन फीलिंग है, मोटिवेट है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल लास्ट ईयर पूछा गया था, फिलासफर किस में आएगा? वो आएगा इंट्रापर्सनल। पर्सन्स हैव ऑन दिस एबिलिटी हैव फाइनर सेंसिबिलिटीज रिगार्डिंग देयर आइडेंटिटी, ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन क्या है। संदीप, देखिए इसमें आपको एग्जाम्पल जैसे संदीप माहेश्वरी हैं, आपने यूट्यूब पर इनके वीडियो देखे होंगे। अरिस्टोटल थे, सदगुरु हैं, फिलासफर्स, गौतम बुद्ध, महावीर, ये सभी लोग इसमें आ जाएंगे इंटरपर्सनल में। इन दोनों में अंतर क्या होता है? जो इंटरपर्सनल वाले होते हैं वो दूसरों को प्रभावित करते हैं, जो इंट्रा वाले होते हैं वो स्वयं से अपने आप को ज़्यादा, अपनी भावनाओं को महत्व देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भाषाई के बाद प्राकृतिक बुद्धि, जिसको हम कहते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, सेंसिटिविटी टू द फीचर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, जो नेचर से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, नेचर के ज़्यादा आसपास रहते हैं। देखिए जैसे जो हमारा किसान है, इसके एग्जाम्पल हंटर्स हैं, फार्मर्स हैं, टूरिस्ट हैं, बोटनिस्ट हैं, जूलॉजिस्ट हैं, मतलब जीव विज्ञानवादी, वनस्पति विज्ञानी, और बर्ड वॉचर्स, जो लोग पक्षियों से ज़्यादा प्रेम करते हैं। पजेज मोर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, उनमें जो है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा एक किसान में किस प्रकार की बुद्धि होती, तो किसान में आपको लगाना है प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। यही 8 प्रकार की बुद्धि थी जिसको हमने डिस्कस किया है। अब त्रिबुद्धि का सिद्धांत भी दिया है, ये देख लेते किसने दिया है। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत, ट्राइएट्रिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इसको विलियम स्टनबर्ग के द्वारा दिया गया है। P फॉर प्रैक्टिकल, C फॉर क्रिएटिव, 2 प्रकार की ये हो गई। एक होती एनालिटिकल, तो इनको हम ऐसे याद कर सकते हैं PAC, जैसे यूपी पुलिस में होती PAC, उसी प्रकार के एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल, 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हो गई इनके द्वारा। A फॉर एनालिटिकल, ये देखिए ट्रिक भी हमने यहाँ पर मेंशन की है, PAC। अब देख लेते हैं कंपोनेंशियल क्या है। C फॉर कंपोनेंशियल, मतलब विश्लेषणात्मक, थिंक अब्स्ट्रैक्टली एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छी प्रकार से ये लोग विश्लेषण कर सकते हैं, जो कि अमूर्त है। रचनात्मक, क्रिएटिव, इनमें बुद्धि होती है, नई नई चीज़ों को बना सकते हैं, नए आइडिया को खोजते हैं और ओरिजिनली किसी काम को शुरुआत करते हैं।
अनरिलेटेड फैक्ट, जो कि अभी तक पढ़ा नहीं गया, किया नहीं गया है। और तीसरी होती है इनमें कंटेक्चुअल, प्रायोगिक बुद्धि। तो केवल इसको आपको नाम याद रखना, PSC, पी फॉर इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल, जिसको हम कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। अगला है हमारा सेव द इन्वायरमेंट टू मैक्सिमाइज ओन्स ओन स्ट्रेंथ एंड कंपनसेट फॉर ओन्स वीकनेस। स्ट्रीट स्मार्ट ने कहा था कि अपनी स्ट्रेंथ को जाने और हमको अपनी वीकनेस को जानना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमारा है समावेशी शिक्षा। इससे हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है और आते ही हैं, चाहे वो आपका कोई भी पेपर हो। अब समावेशी शिक्षा क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को ज़रूरत के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए। पृथक्करण प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, इसीलिए पृथक्करण करने को समावेशी शिक्षा जो है निषेध करती है। सीग्रेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। तो जहाँ पर सीग्रेशन लिखा हो तो उस वाले ऑप्शन को टिक मत करना, वो गलत होगा। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ 1993 सभी को समान अवसर देने के द्वारा सभी वंचितों की शिक्षा कराने का राज्य को आवश्यक दायित्व सौंपा गया, जिसके अंतर्गत सभी वंचित वर्ग शारीरिक रूप से अक्षम, अंधत्व, बधिर, विकलांग, बौद्धिक स्तर पर वंचित, संवेदी, मांसपेशी, अस्थि या अन्य विकलांग, भाषा बोली, कामगार, जातिगत समूह, धार्मिक अल्पसंख्यक, स्त्री पुरुष भेदभाव को दूर करके, सभी को दूर करके सर्वजन के संपूर्ण विकास हेतु शिक्षा का प्रावधान किया गया है। यही है हमारी समावेशी शिक्षा। संविधान के 86वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। लेकिन जब हम डिसेबल बच्चों के बारे में बात करेंगे तो जो एज है 6 से 14 की जगह पर 6 से 18 वर्ष रखी गई है। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं समावेशी शिक्षा को, I = G+S। आप इतनी बात याद रखना, I फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, G फॉर जनरल बालक, सामान्य बालक जिसपे कोई रोग नहीं है, विकार नहीं है, S फॉर स्पेशल बालक, इस विशिष्ट बच्चा। जब एक क्लास में दोनों बच्चे बैठकर पढ़ते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं समावेशी कक्षा। जैसे मान लीजिए इसमें सामान्य बालक भी बैठा है, विशिष्ट बच्चा जो विकलांग हैं, बधिर वगैरह। अब अक्षमता के कुछ प्रकार बताएगा। अक्षमता कितने प्रकार की होती है? अक्षमता के प्रकार देखिए, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, मानसिक अक्षमता, गामक अक्षमता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसेबिलिटी। समावेशी शिक्षा योजना में बच्चों की आवश्यकता, ये है चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बच्चों की आवश्यकता एवं ज़रूरत के अनुसार शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षा के अंदर सिस्टम में बदलाव किया जाएगा। जो स्कूल है, विद्यालय है, जो हाँ भी बच्चे पढ़ने जाते उस चीज़ में बदलाव किया जाएगा, बच्चों को नहीं बदला जाएगा। क्योंकि बच्चा जो है सिस्टम के लिए नहीं है, सिस्टम बच्चे के लिए बनाया, स्कूल बच्चों के लिए बनाया जाता है, ना कि बच्चे स्कूल के लिए बनाए जाते हैं। इंटीग्रेटेड एजुकेशन के कंपेयर में इंक्लूसिव एजुकेशन इसीलिए हमारी बेहतर है। अब ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है कि बाला क्या है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स, भवन का उपयोग अधिगम सामग्री के रूप में करना। अधिगम अक्षमता कितनी प्रकार की होती है? जिसमें एलेक्सिया, डिसलेक्सिया हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारी डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होती है? डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पढ़ने संबंधी विकार से है। इसमें क्या होता है? बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है, ई व का में भेद नहीं कर पाता है, सा को बाज लिख देगा, बाज को सा लिख देगा, न्यूक्लियर को अनक्लियर लिख देगा। कुल मिला के इनमें वो अंतर नहीं कर पाता है। लेटर्स को रिवर्स करके पढ़ता है। जब पढ़ने में कठिनाई होती है तो लिखने में भी कमी बिल्कुल होगी। तो ये हो गई हमारी डिसलेक्सिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डिसलेक्सिया। अप्रेक्सिया क्या है? यह एक ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन में मतलब संबंध सूक्ष्म गति कौशल में उसको प्रॉब्लम होती है। जैसे लिखना है, चलना है, टहलना है, बोलने में
अच्छी प्रकार से स्किल्ड नहीं हो पाते हैं, निपुण नहीं हो पाते हैं। अप्रेक्सिया किसके कारण होती है? अप्रेक्सिया मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण उत्पन्न एक विकार है। तब 2 हो गई हमारी। तीसरी है हमारी डिस्प्रेक्सिया, लैंग्वेज कंप्रिहेंशन डिसऑर्डर, जिसमें हमको लैंग्वेज को समझने, भाषा को समझने में कठिनाई महसूस होती है, उसको हम डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। ये एक अप्रेक्सिया का प्रकार है। मस्तिष्क में क्षति के कारण ये भी होती है। इसमें हाथ व आँखों के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है बच्चा। डिस्प्रेक्सिया तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। इट इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसमें सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर होता है। कुल मिला के आपको इतनी बातें याद रखनी है कि डिस्प्रेक्सिया भाषा संबंधी विकार है। मेन चीज़ हमको याद रखनी है। अफेजिया क्या होती है? भाषा एवं संप्रेषण अधिगम संबंधी। अब आपको किसी से बात करने में समस्या हो रही है, आप उसकी बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या हो गई? ये मौखिक रूप से सीखने एवं विचारों को अभिव्यक्त करना में अगर समस्या आती है तो उस व्यक्ति को अफेजिया है। ये भी किसी मस्तिष्क में किसी क्षति के कारण उत्पन्न होती है। डिस्फेजिया, मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णता अक्षमता होती है। अभी इनको पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें कौन सी हैं। एक बार में साथ साथ में पढ़ेंगे तो ये सभी एक बार जो है आपको एक सी ही लगने लगेंगी। अलेक्सिया क्या है? मस्तिष्क में क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता, तो हो जाएगी अलेक्सिया। इसे शब्द अंधता या पाठ अंधता, विजुअल अफेजिया भी कहा जाता है। यह जो हमारी कहती है अर्जित डिसलेक्सिया का ही एक रूप है। अलेक्सिया के कारण अफेजिया एवं डिसग्राफिया जैसी अधिगम अक्षमता होना भी संभव है, किंतु प्रत्येक स्थिति में ऐसा नहीं होता है। देखिए डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिसकैल्कुलिया वैसे ध्यान तो सभी को रख पाएँ तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन डिसलेक्सिया जो पहले नंबर पर पड़ी थी, और डिसग्राफिया। डिस जो वर्ड है जो मैंने आपको बताया, कभी भी लिखा हुआ डिस जिसके आगे लग जाएगा वो चीज़ खराब होगी, खराब या बेकार, या उसमें कोई कमी होगी। जैसे डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया। तो डिसग्राफ, ग्राफ किस में बताते हैं? लिख कर ही तो बनाते हैं ऐसे ग्राफ। तब जब आपको लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, या जो आप लिखें वो बहुत ज़्यादा गंदा लिखें, जिसको पढ़ पाना मुश्किल हो, या तो खुद पढ़ें या खुदा पढ़ सके, तो उस राइटिंग को लिखने को हम डिसग्राफिया कहते हैं। इलइलिजिबल राइटिंग, बहुत गंदा लिखना, ठीक से नहीं लिख पाना, हाथ हथेली या अंगुलियों संबंधी गड़बड़ियाँ, मस्तिष्क संबंधी गड़बड़ियाँ, इसे हम कहते हैं डिसग्राफिया। अब डिसकैल्कुलिया, डिस का मतलब खराब, कैलकुलिया कैलकुलेशन किस में करते हैं? गणित में करते हैं। तो गणित संबंधी विकार आए तब क्या हो जाएगा हमारा? डिसकैल्कुलिया। ये चीज़ बस पढ़ने वाली है। गणित, अंक गणित समझने में कठिनाई वगैरह होती है, इसे न्यूमेलेक्सिया भी कहते हैं। कुल मिला के आपको इतना याद रखना है, डिसकैल्कुलिया गणित संबंधी अधिगम विकार है। डिस्थीमिया क्या है? गंभीर तनाव की अवस्था है। व्यक्ति मना स्थिति हमेशा निम्न रहती है, वो निम्न प्रकार से सोचता, अपने को कमतर समझता रहता, इन्फीरियर समझता रहता है। बालक का अधिगम इससे प्रभावित होता है। डिसमॉर्फिया, डिस का मतलब फिर वही खराब, मॉर्फिया मतलब मॉर्फोलॉजी। जब व्यक्ति को भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के अंग कुछ जो हैं वो छोटे हैं या अल्प विकसित हैं, दूसरों से तुलना करने लगता है, तो उस व्यक्ति को डिसमॉर्फिया है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी हैं जो आपको याद ही रखनी है, जिनसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, वो पहली है आपकी डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीन ही है। अब PWD एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। PWD का मतलब होता है फिजिकल डिसेबिलिटी। ये 1995 में एक्ट आई थी, जिसमें 7 प्रकार की जो है डिसेबिलिटी को बताया गया था। फिर इसी को ही चेंज कर दिया गया, अमेंडमेंट कर दिया गया था 2016 में। फिर इसका नाम रख दिया गया RPD, राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी।
2016 में आया। PWD एक्ट 1995 को रिवाइज किया गया था। इसमें 21 प्रकार की डिसेबिलिटी, PWD एक्ट 1995 में थी 7 प्रकार की, इसमें रख दी ये 21 प्रकार की। RPWD एक्ट को 15 जून 2017 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। अब 21 प्रकार की कौन कौन सी डिसेबिलिटी होती, इसको केवल आप एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि कभी कभी लगाने को आ जाती कि निम्नलिखित में से कौन सी है कौन सी नहीं है। जैसे थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार है, सेरिब्रल पाल्सी है, पार्किंसन रोग है, एसिड अटैक जिसके ऊपर एसिड का अटैक कर दिया जाता है, बौनापन है, कुष्ठ रोग है, अंधापन है, ये सभी इसमें शामिल हैं। तो 1-2 बार इनको अच्छे से पढ़ लेना, बस तैयार हो जाएगा आपका। ये देखिए यहाँ पर फोटो भी लगाया हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसको पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। इसमें क्या किया गया था, सबसे पहले देखिए 86वां संविधान संशोधन जो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तब किया गया था सन 2002 में। इसके तहत आर्टिकल 21A के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा को प्रावधान किया गया था। इससे पहले संविधान में कोई प्रावधान नहीं था। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना, बट जो डिसेबल हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, उनके लिए 6 वर्ष से 18 वर्ष तक एज के अनुसार कक्षा में नामांकन का प्रावधान होगा। जितनी बच्चे की एज है, एज वाइज होमोजीनियस क्लास हो गई हैं RTE के लागू होने से। जैसे अगर 8 साल का बच्चा आया स्कूल में, तब ऐसा नहीं आपको उसको फर्स्ट क्लास एडमिशन देंगे, नहीं, उसकी एज जिस वाली क्लास में फंसेगी उस क्लास में आप उसको एडमिशन देंगे, और जो पीछे का छूटा होगा वो स्कूल का दायित्व है, वो उसको पूरा करवाए। इसमें आप एक चीज़ और नोट कर लेना, जो RPWD एक्ट है, इसके तहत एक और प्रकार चेंज किया गया कि इससे पहले विकलांग शब्द चलता था, विकलांग। अब विकलांग शब्द की जगह पे दिव्यांग शब्द का यूज किया जाता है। क्या किया, दिव्यांग शब्द का यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन 31 जनवरी 2021 CTET के सेकेंड पेपर में आया था कि विकलांग को अब क्या नए नाम दिया गया, दिव्यांग। डिसेबिलिटी को डिफरेंटेबिलिटी कहते हैं। तब RTE के कुछ हम प्रोविज़न पढ़ लेते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, आपको पढ़ाते समय और ध्यान रखने हैं जी। अपने क्वेश्चन भी करते समय बच्चों को शारीरिक या मानसिक सजा आप किसी भी प्रकार से नहीं देंगे। नो कॉर्पोरल पनिशमेंट, मतलब अगर आपने पिटाई नहीं की उसकी तो उसको मुर्गा बना दिया, मुर्गी बना दिया, तो ये आप ऐसा नहीं करेंगे। उम्र के अनुसार सीधा नामांकन करेंगे, कोई टेस्ट नहीं। नो स्क्रीनिंग प्रोसीजर, आप बच्चे का कोई टेस्ट नहीं लेंगे। नो एडमिशन फ़ी, कोई भी फ़ी नहीं लेंगे। गवर्नमेंट टीचर को प्राइवेट ट्यूशन बिल्कुल निषिद्ध की गई है, मना की गई है। बिना मान्यता के स्कूल आप नहीं चला सकते हैं। प्राइवेट जो स्कूल होते हैं इनमें भी BPL EWS छात्रों के लिए 25% अतिरिक्त सीटों का प्रावधान भी किया गया है। अगला है प्राथमिक स्कूल बच्चों के घर से 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, और उच्च प्राथमिक स्कूल 3 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए, जिसको जूनियर कहते हैं। कक्षा 1 से 5 में एक वर्ष में कम से कम 200 वर्किंग डेज होने चाहिए, कम से कम 200 दिन विद्यालय खुलना चाहिए। और जूनियर में जो है कम से कम 220 दिन स्कूल खुलना चाहिए। 1 से 5 वाले टीचर को PRT कहते हैं, 6 से 10 तक का जो होता है उसको TGT कहते हैं। वैसे 9 से 10 वाले को TGT का टीचर कहते हैं। 11 से 12 वाले को हम क्या कहते हैं, PGT। अब रेशियो देख लीजिए, प्राइमरी स्कूल में 30 बच्चों पर 1 टीचर होगा, जूनियर में 35 बच्चों पर 1 टीचर होगा, पपिल टीचर रेशियो।
कक्षा 1 से 5 में एक वर्ष में कम से कम 800 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। किसमें? प्राइमरी वाले में। जूनियर स्कूल में, जो जूनियर विद्यालय होते हैं उनमें 1000 घंटे तक पढ़ाई होनी चाहिए और प्राइमरी में 800 घंटे। एक शिक्षक को एक सप्ताह में 45 घंटे काम करना चाहिए। ये सभी चीज़ें आ जाती हैं पेपर में कि RT एक्ट 2009 के अनुसार एक शिक्षक को एक सप्ताह में कितने घंटे काम करना चाहिए, तो 45 घंटे हैं, जिसमें वो अपनी सामग्री को भी तैयार करेगा। अगला है हमारा एनसीएफ तो वो बेस है जिसके ऊपर सीटेट जो है आपका खड़ा हुआ है। सीटेट की जो फाउंडेशन है, जो मदर है, वो क्या है? वो है हमारी एनसीएफ, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। एनसीएफ 2005 इज वन ऑफ द 4 एनसीएफ, ये चौथी एनसीएफ है। इससे पहले जो है 3 एनसीएफ और पब्लिश हो चुकी हैं, आ चुकी हैं। पहली आई थी 1975 में, दूसरी आई 1988 में और तीसरी आई सन 2000 में, और सबसे जो लेटेस्ट है वो चौथी है, वो हमारी 2005 में आई। और एनसीएफ को, सभी एनसीएफ को, चाहे वो 1975 वाली हो, 1988 वाली हो, सन 2000 वाली हो, इन सभी को NCERT ने बनाया है। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित शिक्षा होगी। एनसीएफ 2005 का अनुवाद 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में किया गया, 22 भाषाओं में किया गया है। एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। अब इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है, एनसीएफ आपकी CDP प्लस पेडागोजी में बहुत मदद करेगी। अगर आपने एनसीएफ को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपकी फाउंडेशन बिल्कुल तैयार है। तो क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या उद्देश्य हैं? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। देखिए 2005 है पीछे, और 5 ही सिद्धांतों पर एनसीएफ जो है खड़ी हुई है। ये पूछ लिए जाते हैं, तो ये 5 आपको ऐसे ही याद रखने हैं। बच्चों के ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। पाठचर्या को, मतलब रटंत प्रणाली से शिक्षा को मुक्त किया जाए। पाठचर्या जो है पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़कर पढ़ाया जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति बच्चों को तैयार किया जाए, जिससे वो संविधान है, संविधान के जो मूल्य हैं, जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रैटर्निटी है, उसका वो सम्मान करें। नोट: बिना भार के अधिगम या लर्निंग विदाउट बर्डन 1993 की रिपोर्ट है, शिक्षा बिना बोझ के। उस रिपोर्ट पर ये आधारित है हमारी एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 5 विधियों पर जोर देती है। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करना। टेस्ट मेथड, ग्रुप लर्निंग, एक दूसरे से सीखना, साथ में सीखना, ग्रुपिंग करके। और मिक्स्ड मेथड है। एनसीएफ 2005 रचनावाद पर आधारित है। किस पर आधारित है? रचनावाद पर आधारित है। रचनावाद किसके द्वारा दिया गया था? जीन पियाजे के द्वारा दिया गया, लेव वाइगोट्स्की और लॉरेंस कोलबर्ग, जेरोम ब्रूनर। रचनावाद एक्चुअली होता क्या है? रचनावाद का मतलब होता है कि, देखिए रचनावाद का सीधा सा मतलब है कि बच्चे स्वयं से ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। ज्ञान का निर्माण करना, यही कहती है हमारी एनसीएफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका। शिक्षक क्या काम करेगा? टीचर एज ए फैसिलिटेटर। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि टीचर का क्या काम है। 2005 एनसीएफ के अनुसार फैसिलिटेट करना, बच्चों की सीखने में अथार्थ मदद करने वाला। वो कौन है? वो टीचर है। एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य क्या है? बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देती है, लर्निंग बाय डूइंग। जिसका आप ये समझिए, जैसे आपको स्विमिंग सीखनी है, आपको तैरना सीखना है, आपने तैरने के ऊपर हज़ारों वीडियो देख लिए, ट्रेनिंग ले ली बहुत अच्छे से, आप बिल्कुल तैयार हो गई है कि अब चाहे हमको कहीं भी मतलब अब हम तैर सकते हैं, अच्छी प्रकार से तैयार हैं।
लेकिन आपने कभी भी एक्चुअल पानी में जाकर तैरना नहीं सीखा, तब अगर आपको हम पानी में कूदा देंगे तब आप पानी में तैर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने वो काम स्वयं से करके नहीं सीखा। अगला हमारा सॉरी स्टूडेंट, सामाजिकरण। सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और पूरे जीवन तक निरंतर चलता रहता है। सामाजिकरण भी कभी भी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। सामाजिकरण की प्रक्रिया निम्न से प्रभावित होती है: पालन पोषण है, सहयोग है, अनुकरण है और पुरस्कार व दंड। सामाजिकरण की इकाइयाँ कौन कौन सी होती? सामाजिकरण से भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। परिवार है, विद्यालय है, अध्यापक है, मीडिया है। परिवार कैसा है? परिवार जो हमारा प्राइमरी है, प्राथमिक एजेंसी है। सामाजिकरण की दो एजेंसियां बताई गई हैं। प्राथमिक संस्था, प्राइमरी एजेंसी, जहां बच्चा सक्रिय होता है, बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जैसे परिवार है और पास पड़ोस। द्वितीयक संस्था कौन कौन सी होती है सामाजिकरण की? प्राथमिक को छोड़ दो, परिवार और पास पड़ोस को निकाल दो, तो जो बचे वो सब द्वितीयक ही है, बच्चे को सीधे प्रभावित नहीं करते हैं। इसमें सब आ जाएंगे: पुलिस स्टेशन है, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन है और एयरपोर्ट है, मीडिया है, धार्मिक संस्थाएं हैं, धर्म है, ये सभी। अब एक शिक्षक के रूप में आपको कैमरामैन की जगह कैमरा पर्सन का उपयोग करना उचित रहेगा। ये कैसी हमारी है? देखिए, जो कैमरा मैन है इसमें एक व्यक्ति मैन से हम जोड़ रहे हैं, तो ये जेंडर बायस नहीं है, ठीक है। इसमें जेंडर की तरफ इशारा किया जा रहा है। हमको इस वर्ड का यूज करना चाहिए, ये नोट है, हमको कैमरा पर्सन का प्रयोग करना चाहिए। कैमरा पर्सन में देखिए मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है, जबकि कैमरा मैन कहते हैं तो केवल मैन आ जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इन दोनों में मतलब अंतर क्या है, तो कैमरा मैन जो है वो जेंडर बायस को दर्शाता है। जैसे चेयर मैन, चेयरमैन की जगह चेयर पर्सन यूज कीजिए, राष्ट्रपति की जगह पर राष्ट्र अध्यक्ष यूज कीजिए। राष्ट्र का है जो अध्यक्ष, जैसे राष्ट्रपति इसमें हमारी कौन है? द्रौपदी मुर्मू, और नाम से क्या लग रहा है? पति। पति मतलब व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारी कैसी भाषा है? जेंडर बायस नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इससे तो हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड ही एजुकेशन इस समय विद्यालयों में चल रही है। तो बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन थे? जॉन डीवी। और जॉन डीवी ने ही कहा है कि शिक्षा जो है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होती है। इसमें बच्चे के नीड मतलब आवश्यकता, एक्टिविटी, क्रियाकलाप प्लान किए जाते हैं। बच्चे जिज्ञासु, रचनात्मक, सीखने की जन्मजात क्षमता रखते हैं। बच्चे जन्म से ही सीखने के लिए लालायित होते हैं। भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का जो श्रेय किसको जाता है? गिजुभाई बधेका जी को जाता है, तो ध्यान रखना गिजुभाई बधेका। अब वर्ल्ड में कौन है? वो हैं जॉन डीवी। भारत में हो गए हमारे गिजुभाई बधेका। प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील जो विद्यालय थे, प्रोग्रेसिव जो विद्यालय थे 1896 में खोले गए थे। किसके द्वारा? जॉन डीवी के द्वारा। प्रगतिशील विद्यालय में करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग, सीखने पर जोर दिया जाता है। प्रगतिशील विद्यालय में बच्चा समाधान करता है, जे चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर बने और महत्वपूर्ण कौशल सीख सके। वर्तमान जीवन सीखने के लिए, लर्निंग फॉर प्रेजेंट लाइफ। संपूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक को भगवान मानना गलत है। यह एकमात्र सीखने का प्रकार, जैसे सब कुछ किताबें ही नहीं हैं। किताबें क्या है? किताबें एक हमारे सीखने का मात्र अंग है। ये जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शायद आपको पेड बैच में भी ऐसा ना पढ़ने को मिले, तो एक एक चीज़ को अच्छे से करें। ये सभी में आपके काम आएगा, केवल सीटेट में नहीं, टेट है, सुपर टेट है। प्रगतिशील शिक्षा में अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी का सबसे ज़्यादा योगदान रहा। इन्होंने प्रोग्रेसिव विद्यालय खोले थे 1896 में, जैसा कि अभी हमने पढ़ा।
लर्निंग इज ए सोशल एक्टिव एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस। जो अधिगम कैसा होता है वो सामाजिक होता है, हमेशा सक्रिय होता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए। अगला क्या है, अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां जो गलतियां हैं वो एक स्वाभाविक हिस्सा है। एरर से बच्चे की थिंकिंग का पता चलता है कि बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं। यहीं से पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाता है कि बच्चों की सीखने में गलतियां क्या हैं, एरर्स क्या दर्शाती हैं। कई बार बच्चे कुछ भ्रांतियां बना लेते हैं जिन्हें हम गलत संप्रत्यय रॉन्ग कॉन्सेप्ट ना कहकर क्या कहें, अल्टरनेटिव या नेइव कंसेप्शन। नेइव कंसेप्शन तो बहुत बार आया है, कहा जाता है। क्लासरूम डिस्कशन से इन्हें ठीक किया जाना चाहिए। किसको? जो बच्चे ने भ्रांतियां बना ली हैं। जॉन डीवी ने शिक्षा को कितने त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा। एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। अब 3 ध्रुव कौन कौन से होते हैं? शिक्षक होता है, बालक होता है और पाठ्यक्रम होता है। स्टूडेंट, टीचर एंड क्यूरिकुलम। अगर मान लीजिए अगर 2 ही लोग हैं, टीचर भी है स्टूडेंट भी है, तब अगर कोई विषय नहीं है तो ये लोग बात किस पर करेंगे? तो इसीलिए जो है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया इन्होंने बताई है। अब भाषा के बारे में पढ़ते हैं। भाषा क्या होती है? भाषा के द्वारा हम अपने भावों को स्पष्ट करते हैं, अपनी बात को कहते हैं। भाषा 3 प्रकार की है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा। मनोवैज्ञानिक क्रम भाषा सीखने का क्या होता है? ELSRW या जिसको हम सुबोपाली कहते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये सीक्वेंस आप ध्यान रखना। ELSRW इसको हिंदी में कहते हैं सुबोपाली। मॉन्टेसरी के अनुसार ये क्रम कैसा है? मॉन्टेसरी के अनुसार लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। चोम्स्की भाषा को जन्मजात मानते हैं, अर्थात बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। जैसे रोना है, सांकेतिक। बच्चे को रोना थोड़ी ना सिखाया जाता, वो तो जन्म हुआ तभी से सीखा हुआ है कि रोना। चोम्स्की इनेट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। अब भाषा के रूप, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी अर्थवान इकाई कौन सी है, मीनिंगफुल कौन सी है और मीनिंगलेस है कौन सी है? देखिए स्वनीम, जिसको हम फोनीम कहते हैं। फोन मतलब साउंड, आवाज़। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई पूछी जाएगी तब आपको फोनीम आंसर करना है। जैसे आ, का, चा, जा, टा, ता, था, दा, पी, क्यू, आर, ए, बी, सी। इनका कोई मतलब नहीं है ना, इनका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये मीनिंगलेस है। रूपिम क्या होती हैं? जब यही वाली सोनीम हमारी जुड़कर आपस में ये फोनीम वाली जो साउंड है जब ये आपस में जुड़ जाती हैं तब ये रूपिम का निर्माण करते हैं, जिसको मॉर्फीम कहते हैं। इसका एक अपना निश्चित मीनिंग होता है। ये शब्द का सबसे छोटा रूप है, इसका मीनिंग होता है। जैसे 2 शब्दों को जोड़ दिए, पेन है, कापी है, राम है इत्यादि, तो इन चीज़ें क्या हैं? इनका मीनिंग है। वाक्य सिंटेक्स क्या होता है? सेंटेंस का अरेंजमेंट, ठीक है। कर्ता, क्रिया, कर्म सभी क्रम से रखे हुए हों। भाषा के नियम, कर्ता ने कर्म को कर्म से जोड़ दिया, जो हम पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं वाक्य विन्यास। एक होता है अर्थ विन्यास। अर्थ विन्यास का मतलब है कि कर्ता, क्रिया, कर्म सभी हैं तो अपने जगह पर रखे हुए, लेकिन क्या इनका एक अर्थ निकल रहा है? जैसे मोहन के पास एक पुस्तक है, बिल्कुल सही बात है। अगर इसको ऐसे हम कहें मोहन के पास एक पुस्तक है तो ये गलत है ना, लेकिन कर्ता, क्रिया, कर्म है तो सब अपनी जगह पर, लेकिन इसका मीनिंग नहीं निकल रहा। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था, मैडम चाय खाती है, तो चाय कभी खाई नहीं जाती, तो उसका जो था सीमेंटिक गलत था, अर्थ विन्यास गलत था, लेकिन वाक्य विन्यास सही था, चाय पी जाती है। तो ये चारों आपको याद रखने हैं, सीमेंटिक, सिंटैक्स, मॉर्फीम और फोनीम। अब है हमारे NRT CRT टेस्ट। 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं। अगर इन टेस्ट को आपने समझ लिया, कम से कम 3 से 4 नंबर आपके पक्के। NRT क्या आता है? नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, मानक संदर्भित परीक्षा। इसमें क्या होता है? इसमें आपको एक से दूसरे से ज़्यादा कंपटीशन करनी होती, दूसरे से ज़्यादा नंबर लाने होते हैं,
ठीक है। जैसे आपका कोई भी भर्ती परीक्षा होगी जिसके तहत आपको नौकरी मिलती है, उसमें मेरिट बनती है। मेरिट में क्या, जिसके ज़्यादा होंगे उसको ले लिया जाएगा, कम वाले को नहीं लिया जाएगा। तो मेरिट बेस्ड जो टेस्ट होते हैं वो होते NRT, कोई भी भर्ती परीक्षा हो। अब CRT क्या है, क्राइटेरिया रेफरेंस्ड टेस्ट, मानदंड संदर्भित परीक्षा। हमने आपके लिए मानक बना दिए हैं कि अगर जैसे CTET है, अगर आप 82 नंबर ले आएँ, 90 नंबर ले आएँ, तब हम आपको पास घोषित कर देंगे। आपकी किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, ना ही आपको कोई नौकरी मिलने जा रही। तो जो पात्रता परीक्षा है तो पासिंग एग्ज़ाम है। इसमें क्या होता है, मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच से पढ़ाई करते हैं। पास फेल होने के लिए निश्चित नंबर होते हैं। जैसे आपका टेट है, CTET है, सभी पात्रता परीक्षाएं हैं। जैसे हाई स्कूल इंटर में आप 33% नंबर ले आएँ, बस आप पास घोषित कर दिए जाएंगे, तो उसको कहते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट। अब देखिए आप कैसे ध्यान रखेंगे, जो CTET है वो कैसी हमारे है, अगर आ जाए तो C फॉर CTET और C फॉर CRT, मानदंड और मानक, तो इनको अच्छे से कर लेना। पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होता है जिसमें किसी व्यक्ति या बालक के जीवन के सभी क्षेत्रों का क्रमबद्ध जानकारी एकत्रित करके रखी जाती है। यानी किसी बालक की क्या उपलब्धियां, क्या कमियां हैं, इन सभी की जानकारी हमको उसके पोर्टफोलियो से ही मिलती है। जेंडर क्या है, लिंग। जेंडर एक सामाजिक संरचना है। जो जेंडर है वो किसके द्वारा बनाया गया, वो समाज के द्वारा बनाया। जेंडर होता है काम, जो आप काम करते हैं वो है आपका जेंडर। सेक्स क्या है, सेक्स इज ए बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। जो सेक्स है वो जन्म जाता है, वो कोई मेल है फीमेल है, ये जन्म से ही निर्धारित है। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है, लिंग रूढ़िबद्ध धारणा, पुराने विचार। समाज में महिलाओं व पुरुषों को लेकर जो भी धारणाएं चली आ रही वो सब क्या हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप हैं। जैसे महिलाएं गणित में कमज़ोर होती हैं, मर्द के दर्द नहीं होता है, जो क्या है, जो जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। जेंडर बायस, लिंग पक्षपात। एक शिक्षक को लड़का लड़की में कभी भी भेद नहीं करना चाहिए, सभी को समान देखना चाहिए, समान प्रकार से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए, लिंग तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, जैसे जो अभी हमने ऊपर बताई थी, कैमरा मैन नहीं, क्या यूज करो, कैमरा पर्सन। राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्र अध्यक्ष यूज कीजिए, जिससे किसी भी जेंडर से ना जोड़ा जा सके। BS ब्लूम का वर्गीकरण, ब्लूम की टैक्सोनॉमी है। ब्लूम ने लर्निंग के 3 पक्ष बताए हैं, कौन कौन से, जिसको आप कैप टोपी कर कर याद रख सकते हैं, ठीक है। CAP कैप। C फॉर कोग्नेटिव संज्ञानात्मक, A फॉर इफेक्टिव संवेगात्मक, जिसको हार्ट या इमोशंस, और साइकोमोटर गत्यात्मक विकास कहते हैं, हैंड और कोनेटिव। कोग्नेटिव डोमेन संज्ञानात्मक पक्ष 2001। ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी है हमारी। थॉर्नडाइक ने जो कौन सा नियम दिया था, थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। इसमें थॉर्नडाइक ने जो प्राइमरी रूल है वो 3 ही दिए हैं नियम। सबसे पहला नियम है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। किसी भी चीज़ का प्रभाव 2 प्रकार से हो सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है, आप पढ़ने के लिए, किसी भी काम को सीखने के लिए जितने तत्पर होंगे आप उस काम को उतनी अच्छी प्रकार से सीख पाएंगे। लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या है, अभ्यास का नियम, जितनी हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी वो चीज़ें हमें अच्छी प्रकार से आ जाएंगी। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे NEP 2020 के बारे में। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, इसको डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की कमेटी की थी, उसने इसको रिकमेंड किया था। इसके अध्यक्ष थे कौन थे, के कस्तूरी रंगन। 31 मई 2019 को इसने अपना एक कमेटी बनी थी। MHRD रिनेमिड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पहले देखिए जो शिक्षा मंत्रालय था इसका नाम था मानव विकास एवं संसाधन विकास मंत्रालय,
अब इसका नाम हो गया शिक्षा मंत्रालय। इसने 10+2 के स्थान पर एक नया फॉर्मेट दिया है जिसको हम कहते हैं 5+3+3+4 न्यू फॉर्मेट है। तो इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं क्या है ये फॉर्मेट। देखिए 5 क्या हैं, शुरू के 5 साल पढ़ने के 3 to 8 ईयर्स फाउंडेशनल मूलभूत चरण। दूसरा हमारा 8 से 11 वर्ष के बच्चे प्रिपरेटरी प्रारंभिक चरण। 11 से 14 मिडिल मध्य चरण और 14 से 18 वर्ष सेकेंडरी माध्यमिक चरण। ये 4 चरण हैं 5+3+3+4 फार्मूला को ध्यान रखना। स्टूडेंट्स विल बी इवेल्युएटेड कोग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, जिन डोमेन्स की भी हमने चर्चा की थी। अब इसके तहत क्या क्या है, मेन चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि जो क्यूरिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसको कम किया गया है जिससे बच्चों को ज़्यादा सीखने के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए समय मिल सके। जेंडर इंक्लूजन फंड की स्थापना की गई है और हमारे लिए कोई ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। बच्चों को फुल इक्विटी इंक्लूजन मिलना चाहिए, बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार हमको पढ़ाना है। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, जो डाइवर्सिटी है उसका हमको सम्मान करना है। रिस्पेक्ट फॉर द लोकल कंटेक्स्ट, लोकल फॉर वोकल। सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी वगैरह है कुछ नहीं। भाषा पर क्या कहती है NEP, नो लैंग्वेज इज बीइंग इम्पोज्ड, किसी पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी। बच्चों को शुरुआत में उनकी मातृभाषा में या क्षेत्रीय भाषा में आप पढ़ाएं, कक्षा 5 तक कम से कम। संस्कृत एज एन ऑप्शन एट ऑल लेवल, जो संस्कृत लैंग्वेज को आप किसी भी लेवल पर पढ़ा सकते हैं। 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की गई है। मल्टीलिंगुअल फ्लेक्सिबिलिटी इज स्टिल द बेसिस फॉर द न्यू NEP 2020, जो बहुभाषी लचीलापन होना चाहिए। ISL की बात की गई है। ISL का मतलब इंडियन साइन लैंग्वेज। अब 21st सेंचुरी, बच्चों में कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए जो 21वीं शताब्दी चल रही है, इसमें ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रखी गई हैं। जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन, ये 12 की 12 इसको समझ लीजिए। अगर इनको आपने समझ लिया तो आपके पेडागोजी CDP में बहुत क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इनको आपको हमेशा पॉजिटिव लेना है। समालोचनात्मक चिंतन, सहयोग, सूचना साक्षरता, टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी, किसी चीज़ की शुरुआत करना होगा, किसी चीज़ की शुरुआत करना, सोशल स्किल्स, रचनात्मकता, कम्युनिकेशन, मीडिया लिटरेसी, लीडरशिप, प्रोडक्टिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। ये देखिए चार्ट है, इसके माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? आस्क योरसेल्फ, स्वयं से क्वेश्चन पूछिए। मेड क्वेश्चन बनाइए। गोलमोल, आस्किंग रिडल्स, बच्चों से पहेलियाँ पूछिए। गैप फिल इन द, जो गैप वाले क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन पूछिए। पूछो तो समझो, आपने NCERT की किताब पढ़ी होगी तो उसमें लिखा होता है पूछो तो समझो। क्रॉस क्वेश्चनिंग कीजिए, ऐसा है तो क्यों है, क्यों नहीं है, इस प्रकार से। फिर इनोवेशन है, कोलैबोरेशन है, कम्युनिकेशन है, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी एडेप्टेबिलिटी है वो नहीं। अब लास्ट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। परासंज्ञान क्या होता है या अधिसंज्ञान, मेटाकोग्निशन। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, किसी भी चीज़ से परे जाकर सोचना। कोग्निशन मतलब संज्ञान, मेंटल थिंकिंग, मानसिक समझ या सोच, जिसको हम संज्ञान कहते हैं, जो हम जानते हैं। तो अपने सोचने के ऊपर भी सोचना कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं, क्या हम सही सोच रहे हैं। अपने डिसीजन को ही रिव्यू कर लेना, उसके बारे में ही सोचना, इसे हम कहते हैं परासंज्ञान, मेटाकोग्निशन। ये पूरी साइकिल बनी हुई होती है। जैसे एसेस द टास्क, आपने कोई काम किया। इवेल्युएट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, देखिए अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आपने स्वयं से एनालाइज कीजिए। फिर जो भी गलतियां उनके लिए सुधारने के लिए आप एक प्लान बनाइए, फिर उस स्ट्रेटजी को अप्लाई कीजिए। फिर देखिए कि आपने जो प्लान बनाया था गलतियों को सुधारने के लिए, क्या आप वो सही कर पाए या नहीं कर पाए। इसी को ही कहते हैं हम मेटाकोग्निशन, अधिसंज्ञान।
यानी संज्ञान से परे सोच पाना, प्लान कर पाना, मूल्यांकन कर पाना। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, अपने स्वयं की जानकारी के भी बारे में भी जानकारी रखना। अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओन्स थॉट प्रोसेस। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेटाकोग्निशन के लिए। प्लान, ऑर्गेनाइज, मॉनिटर योर ओन वर्क, डायरेक्ट योर लर्निंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन जब भी क्वेश्चन में दिखाई दे तो इसका मतलब होगा मेटाकोग्निशन। मेटाकोग्निशन। तो चलिए अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं, और हमारा वही मोटो है कि अब की बार सीटेट पास। और जिन लोगों ने भी अभी तक संजय एकेडमी को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्लास को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिससे उन लोगों का भी फैलाव हो सके। लाइक करें और कमेंट करें, बताएं कैसी लगी आपको क्लास। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों के लिए, सीटेट के लिए सभी लोगों का क्लियर हो। थैंक यू सो मच।